विवेक जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आपकी एक नई बुक आने वाली है, हु किल्ड शास्त्री, जिसका जो टाइटल है वो ही बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है लोगों के बीच में। एंड आजकल पॉलिटिक्स के बारे में सब बहुत पैशनेटली बात करते हैं, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सीज भी हो जाती है आपके इर्द गिर्द। तो आपको ये बुक लिखने से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और क्या आपको लगा कि ये कंट्रोवर्सी काफी जनरेट कर सकती है? मेरे ख्याल से भारत में शायद ही कोई ऐसा युवा होगा या कोई नागरिक होगा जो नहीं चाहता है कि भारत का नाम पूरे विश्व में काफी ऊपर हो। मैं भी उसी जनरेशन का हूं जब मैंने चारों तरफ सिर्फ करप्शन, रेड टेपिज्म, बेईमानी और मुनाफाखोरी और सिर्फ चारों तरफ सरकारी तंत्र को लोगों को लूटते हुए देखा है। और दूसरी तरफ भारत कि विश्व में जो एक डेवलपमेंट है, ग्रोथ, उसमें हार होते हुए देखी। और तीसरी चीज जो अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी आप देख रही होंगी, वो ये कि किसी की अगर कोई मिस्टीरियस डेथ होती है तो उसका सत्य सामने क्यों नहीं आता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री का सत्य पिछले 50 साल में निकल के नहीं आया तो सुशांत सिंह का कैसे आएगा। और इस विषय पे लेके मैंने रिसर्च करना चालू किया। हमने फिल्म बनाई था ताशकंद फाइल, जो कि 100 दिन से ज्यादा चली, सुपर हिट हुई लास्ट ईयर। और उसका रिसर्च इतना ज्यादा था जो कि 1962 में 1962 में भारत किस तरह से शर्मजनक तरीके से चाइना से हारा। इसलिए नहीं हारा कि हमें कोई हम इसलिए हार गए क्योंकि हमारे लोग, हमारे कई सारे प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस, जर्नलिस्ट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, ये लोग चाइना के लिए काम कर रहे थे। इनमें से 2 लोगों को जेल हुई, जिनमें से वो चीफ मिनिस्टर बने जाके, ज्योतिदा, बंगाल के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग। इनको जेल इसलिए हुई थी क्योंकि ये स्पाइंग कर रहे थे चाइना के बिहाफ। जब मैंने ये सब चीजें पढ़ी, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब, लेकिन जब मैंने पढ़ी तो मैं हिल गया। और वो रिसर्च करते करते मुझे समझ में आया कि भारत के जो असली दुश्मन है वो बाहर नहीं, भारत के अंदर ही है जी। और इसलिए मैंने ये किताब लिखी। हु किल्ड शास्त्री का मतलब ये है कि पीपल हु किल्ड शास्त्री आर द सेम पीपल हु सोल्ड इंडिया। इस फिल्म किताब के पीछे मेन मकसद ये हु सोल्ड इंडिया। वरना आप देखिए कितनी सारी कंट्रीज आजादी के तुरंत 10-15 साल में कितनी डेवलप हो गई और कितनी स्ट्रांग हो गई। साउथ कोरिया का एग्जांपल ले लीजिए, जापान का एग्जांपल ले लीजिए, चाइना का ही एग्जांपल ले लीजिए। भारत और चाइना को एक साथ आजादी मिली थी। कितनी सारी कंट्रीज कितने आगे निकल गई और हम देखिए वही गर्त में आज फंसे हुए हैं। वही हम कास्ट के प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, जातियों से। वही हम लोग जो है करप्शन से लड़ रहे हैं। वही हम लोग भाई भतीजावाद से लड़ रहे हैं। वही हम पुलिस में रिफॉर्म हो नहीं हो यही बात कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आप जैसे जो टैलेंटेड युवा लोग हैं ये इतनी मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ साक्षी, आप जो काम कर रही हैं यही काम आप विदेश में जहाँ करप्शन नहीं है ऐसी किसी जगह में करें तो आपकी ग्रोथ इतनी ज्यादा होगी, आपके टैलेंट को पहचाना जाएगा। लेकिन भारत में कई सारे लोग जो है पैसा कमा रहे हैं, ये प्रोफेसर्स हैं, ये लोग पॉलिसी में हैं, ये पॉलिटिक्स में, ये तरह तरह की जो कंट्रोल करता है भारत के शासन को और सिस्टम को, उसमें काम करते हैं। और ये लोग जो है ये चाइना और केजीबी, रशिया जैसे लोगों के पेरोल पे। इसलिए ये किताब निकालना बहुत आवश्यक था। ये कहानी इस बारे में है कि जब आप पॉलिटिकल लाइफ से ईमानदारी और स्पिरिचुअलिटी को हटा देते हैं। देखिए आज अमेरिका की स्ट्रेंथ है कैपिटलिज्म, मटीरियलिज्म। चाइना की स्ट्रेंथ है डिक्टेटरशिप, कम्युनिज्म। हमारी स्ट्रेंथ है स्पिरिचुअलिज्म, फैमिली, पीपल, सेक्रीफाइस। आप देखिए हमारी माएँ कितना सेक्रीफाइस करती हैं। हमारे पिता आपको पढ़ा लिखा के इस जगह बैठाने में आपके माँ बाप ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा। हमारी कहानी है सेक्रीफाइस की, हमारी कहानी है संघर्ष की, हमारी कहानी है स्पिरिचुअलिज्म की। और जब आप इन सब चीजों को आप राजनीतिक जीवन से निकाल देंगे तो फिर यही होगा जो जमीन से जुड़े देश के जो असली भारत की भूमि से निकले लाल बहादुर शास्त्री जैसे जो लोग हैं, उनको ताशकंद में एक मिस्टीरियस तरीके से उनकी हत्या होगी। और 50 साल तक हमको ना सरकार बताएगी, ना सीबीआई बताएगी, ना कोर्ट, कोई बताएगा नहीं वो मरे कैसे। आज उनके परिवार को नहीं पता, उनके बच्चों को नहीं पता। कितने अफसोस की बात है। और ये फिल्म इसीलिए जो हमारा राइट टू ट्रूथ है एज अ सिटीजन, उसके बारे में फिल्म थी द ताशकंद फाइल, और उसी के बारे में ये किताब है राइट टू ट्रूथ।
जी, तो जैसे आपने सुशांत सिंह के केस के बारे में बात की, जब कंगना जी ने उनके लिए आवाज उठाई तो आपने एक ट्वीट शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप चैट को रिवील करते हुए। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने बोला स्लेव्स, तो एक तरह से लोगों को ये लगा कि अगर वो किसी को स्लेव्स बोल सकते तो ये बहुत जताता है कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं कि वो दूसरों को स्लेव्स बोल रहे हैं। तो जब आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप आपने पढ़ी, आपने सोचा कि इन लोगों का नाम रिवील करना चाहिए और आपने क्यों नहीं रिवील किया फिर? अब देखिए क्या है कि मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, कई बातें क्रिएटिवली भी करनी चाहिए। सबको सब समझ में आता है कौन क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो घुमा फिरा के बातें करते हैं, सारी दुनिया जानती है मैं खुल के बात करता हूँ। और ये सही है कि आज बॉलीवुड में कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं ये मामला रफा दफा हो जाए। क्यों चाहते हैं ये मैं नहीं जानता। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ उसका इसमें कोई हाथ है, बिल्कुल नहीं। मेरे ईश्वर साक्षी, मेरे मन में बिल्कुल ये मंशा नहीं है, मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन वो क्यों चाहते हैं, क्यों वो लोग चाहते हैं कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे लोगों की आवाज को दबा दिया जाए? क्या उन्हें क्या खतरा है हमसे? उनका खतरा यह है कि जब शाहीन बाग, जो कि एक विदेशी ताकतों के द्वारा फंडेड प्रोग्राम था, उसके बारे में जब एक विवेक अग्निहोत्री बोलते हैं तो पता नहीं क्यों वो लोग हिल से जाते हैं। क्या कारण है कि वो मेरी फिल्मों को रिलीज होने के पहले ही रिव्यू कर देते हैं और 0 स्टार दे देते हैं जब किसी ने दुनिया में फिल्म नहीं देखी होती है? क्या कारण है? और ये चंद लोग हैं, और यही वो व्हाट्सएप ग्रुप्स चलाते हैं, यही डिसाइड करते हैं कौन हीरो बनेगा, कौन हीरोइन बनेगी, किसका करियर बनाना है, किसका गिराना है। ये लोग जो है, ये जैसे राजनीति में कई लोग सिर्फ टोपीबाज होते हैं, इसी तरह ये बॉलीवुड के टोपीबाज लोग हैं जिनका काम सिर्फ ये पॉलिटिक्स खेलना है। और यही कारण है कि आप देखिए कि आज जो एंटरटेनमेंट की जो जर्नलिज्म है उसमें भी जो मेहनत करने वाले और बहुत ही संघर्ष करने वाले मिडिल क्लास स्मॉल टाउन के जो जर्नलिस्ट लड़के लड़कियां हैं, जो बेचारे कम सैलरी में दिन रात काम करते हैं, यहाँ भागो वहां जाओ, ये करो वो करो, 24 घंटे परेशान रहते हैं, उन लोगों की आवाज कोई सुनता नहीं है। और जो कुछ भी नहीं करते हैं, टॉप पे बैठे बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो लोग हिलाते रहते हैं, अच्छा इसका करियर बनाओ, उसका गिराओ, ये करो वो करो। आज आप उनके अगेंस्ट हो जाइए, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप क्रिटिसाइज करके तो देखिए किसी बड़े बॉलीवुड के क्रिटिक को, और देखिए आपके करियर के साथ वो क्या करते हैं। तो मैं इसलिए आवाज उठाता हूँ कि पूरे बॉलीवुड में सिर्फ मैं अकेला एक ऐसा फिल्म मेकर हूँ जो आवाज उठाते हैं। अब कंगना रनौत जी भी उठाती है, उसके बारे में अब तो खैर सोनू निगम जी ने भी आवाज उठाई है, और ये सब बड़े बड़े लोग हैं, मुझसे भी ज्यादा बड़े और काबिल लोग हैं और बड़े सक्सेसफुल लोग हैं। अगर ये आवाज उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम। जी, जैसे सर आपने आवाज उठाई एंड आप आवाज उठाते रहे हैं। सर आपने ट्वीट किया था बिहार के डीजीपी के लिए कुछ, जो आपने डिलीट कर दिया। सर आपने वो ट्वीट डिलीट क्यों किया? आपने हालांकि क्लैरिफिकेशन दिया है, बट स्टिल मैं आपके मुंह से जानना चाहूंगी। नहीं देखिए, मैं तो खुद ही लड़ रहा हूँ, यानी मैं खुद ही लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मेरे को तो मैं तो चाहता हूँ सीबीआई इंक्वायरी हो, क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर इसी तरह से जब शास्त्री जी की डेथ हुई थी, उनके बच्चों ने कहा था कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए, किसी ने किया नहीं। अगर मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल इसी बात पे खपा दिए कि शास्त्री जी के साथ इनजस्टिस हुई है, मैं सबसे पहले सुशांत के लिए लड़ाई लड़ने आया, मैंने वीडियो बनाया 10 गैंग्स और डेडली गैंग्स ऑफ बॉलीवुड। अगर मैं खड़ा इससे लड़ाई पहले दिन से, कंगना जी ने बोला उसके पहले से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ये सुशांत को लेके। मैं पहला आदमी था जिसने टीवी में आके बोला था कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं सुशांत को बहुत अच्छे से जानता था। मैं पहला फिल्म मेकर था जिसने सुशांत को साइन किया था अपनी फिल्म के लिए, फिर बालाजी ने उसको छोड़ा नहीं। मैंने लास्ट ईयर में सुशांत के साथ गोवा में, हम लोग इतने दिन साथ में थे, एक ही गाड़ी में घूमते थे, एक ही साथ रहते थे, इतनी गप्पे मारते थे। मैं और दोनों क्वांटम फिजिक्स के बड़े शौकीन थे। मैं एस्ट्रोनॉमी और क्वांटम फिजिक्स में बहुत सालों से इंटरेस्टेड हूँ, वो भी था। वो भी फिलोसफी में उन्हीं फिलोसफर्स को फॉलो करता था जिनको मैं करता था। हम गप्पे मारते थे। तो मेरे साथ हो क्या गया, मैं बड़े काम में व्यस्त था, मैं शूट वूट कर रहा था वीआरए टीवी के लिए, और मैंने जब किसी ने मुझे भेजा और मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो पुलिस की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मुंबई पुलिस की। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ये क्या पॉलिटिक्स आप खेलना चाह रहे हैं, और वो मुझसे गलती हुई और मैं उसको ध्यान नहीं दिया, दैट वाज रॉन्ग। तो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, पहली बार ये बात बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, कि जब ये लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने जब पालघर के बारे में लिखा कि इसमें ये गवर्नमेंट जो छुपाना चाह रही है,
और जब मैंने ये मैनेजमेंट जो पूरा कोविड का बॉम्बे में था उसके अगेंस्ट जब मैंने लिखा उद्धव ठाकरे जी और उनके पुत्र के बारे में, तो इनने मेरे घर में पुलिस भेजी थी मुझे इंटिमिडेट करने। मैं और मेरी वाइफ पल्लवी जी 1.5 घंटे बाहर उनसे बात करते रहे थे बिल्डिंग के बाहर खड़े होके। इन लोगों ने मेरे को इंटिमिडेट करने की कोशिश की कि आप ट्वीट मत करिए। किस तरह तो से मैं इंटिमिडेट करने की कोशिश की सर? क्योंकि जब मैंने पालघर के बारे में बोला था कि जी। ये अर्बन नक्सल लोगों का काम है और बाद में वही खुलासा हुआ, जो मैंने बोला था वही खुलासा हुआ। जी। जब मैंने बोला ये लोग पेड कैंपेन चला रहे हैं फिल्म स्टार्स के साथ, ये लोग फिल्म स्टार्स के साथ उनको पैसे दे दे कि उनसे कैंपेन चलवा रहे हैं, बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और दुनिया बम्बई पुलिस जो है वो चलवा रही है उनकी कैंपेन और उसमें अपने लोगो डाल रहे हैं, तो उसके खिलाफ इनको ये बात अच्छी नहीं लगी। मेरे घर में आके इंटिमिडेट किया था इन लोगों ने मुझसे कहा था आप ट्वीट्स डिलीट करिए, जो मैंने कभी नहीं करे। मैंने कहा मैं तभी डिलीट करूंगा जब अपने मंत्रियों से डिलीट करवाएं जो कि कम्युनल ट्वीट कर रहे हैं। तब इन लोगों ने वो किया नहीं, तो मेरे को वो हार मान के उन्हें जाना पड़ा। तो मैं कहा कि उनका साथ दूंगा। मैं तो चाहता हूं, आज 50 दिन हो गए, आप मुझे ये बताइए कि सुशांत के मामले में इधर है उधर है, इतनी बड़ी पुलिस है तो उसको बताना चाहिए क्या हुआ भाई। मामले को 50 दिन में क्लोज करना चाहिए, कोई आम आदमी थोड़ी था। ही वॉज अ बिग स्टार और कोई फर्जी आदमी भी नहीं था। उसके सारे अकाउंट्स इंटैक्ट हैं, सब कुछ व्हाइट में है, उसका ट्वीट, उसका डिजिटल फुटप्रिंट सब कुछ सामने है। तो अगर उसके माँ बाप कह रहे हैं कि भाई इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, तो मुंबई पुलिस को कहना चाहिए हाँ पिताजी, बाबूजी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, आपका बेटा था, आपको संतुष्ट होना चाहिए। सबसे पहले किसका हक होता है बच्चे के ऊपर, माँ बाप का कि पुलिस का? जी, माँ बाप। उसकी बहन का कि इन लोगों का? किसका हक होना चाहिए? अगर एक माँ बाप को शंका है तो ये स्टेट का, सरकार का, पुलिस का, स्टेट का ये दायित्व है कि वो शंका को खत्म करें और सत्य क्या है लोगों के सामने लेके आए। राइट टू ट्रूथ हमारा एक फंडामेंटल अधिकार है। जी सर, तो वो जो जैसे ट्वीट, जी सॉरी मैं खत्म कर दूं, वो जो ट्वीट था, हाँ। मैं खत्म ही कर रहा हूँ। तो वो जो ट्वीट था उसके बाद मुझे समझ में आया, जब मैं सुबह उठा तो कई लोगों ने बोला वेद जी आप इसको गलत समझ रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, और उसमें मैंने ये लिखा भी था कि पुलिस वाले अगर जर्नलिस्ट लोग का काम करने लगेंगे और जर्नलिस्ट पुलिस का काम करने लगेगी तो इस तरह से डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। मेरा थॉट वो था, ये मुझसे गलत हुआ, मैंने उसको डिलीट कर दिया। उसमें क्या, आपसे गलती हो जाती है, कई बार आप गलत स्पेलिंग लिख देते हैं, ठीक नहीं करते उसको, उसके पीछे क्या कोई गुनाह तो नहीं है वो ऐसा। जी सर, जैसे आपने कहा सुशांत को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, एंड जो क्लेम्स आ रहे हैं कि 2019 से उनकी लाइफ में काफी चेंजेस आए, वो डिप्रेशन में चले गए, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर। सर, कभी आप जब उनके कांटेक्ट में थे तो आपको कुछ लगा इस तरह के उनके बिहेवियर में बदलाव, एंड आपकी आखिरी बार उनसे कब और क्या बात हुई थी? मुझे तो जीनियस ही लगता था, मुझे तो बहुत इंटेलिजेंट लगता था, क्योंकि मैं उसके साथ फिलॉसफी की बात करता था। हम गोवा में जब मिले थे पिछली बार तो मास्टर क्लास थी शेखर कपूर जी की, तो हम लोग साथ में गए, साथ में जब गाड़ी में लौट के आ रहे थे तो काफी ट्रैफिक था, तो लगभग 30-40 मिनट लग गए थे होटल तक पहुंचने में। आप यकीन नहीं करेंगे, हमको पता ही नहीं चला, हमें लगा 5 मिनट बीते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे क्वांटम फिजिक्स की। मैं उससे बात कर रहा था कि किस तरह से शिवा का जो तांडव नृत्य है, दैट कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, वो और जो क्वांटम फिजिक्स में जिस तरह से पार्टिकल का बिहेवियर है, वो दोनों किस तरह से एक होते हैं, और वो मुझसे एक कदम आगे था, ही न्यू एवरीथिंग। अब आप एक आदमी से, अभी आप मुझसे बात कर रही हैं, अगर मैं इंटेलिजेंट बात कर रहा हूँ और आप भी कर रही, तो कैसे कोई कह सकता है क्या है। अब उसके घर के अंदर क्या था पिछले 1.5-2 साल में, क्या उसके साथ बीती, क्या नहीं हुआ, पर मैं इतना तो गारंटी से कह सकता हूँ कि हाँ, मैं जिससे भी बात करता था, जो बड़े बड़े लोग हैं, मैंने जिससे भी बात करता था, वो सब लोग उसको आउटसाइडर समझते। उसकी व्यथा और मेरी व्यथा में कोई बहुत फर्क नहीं है। उसकी व्यथा में और कंगना रनौत की व्यथा में फर्क नहीं है। जी, जी। तो इस बात का उनको दुख होता था, वो आपसे कभी शेयर करते थे इस बात को कि आप दोनों, बिकॉज़ आपने कहा कि आप दोनों के साथ सेम चीजें हुई, तो एक एम्पैथी का पॉइंट आ जाता है कि आपके साथ जो हुआ मेरे साथ, तो कभी उन्होंने शेयर किया कि ये लोग मेरे को इस तरह से बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं? देखिए, मेरे में और सुशांत में एक फर्क ये था, मैं फिल्म मेकर हूँ और मैं उससे काफी बड़ा भी हूँ उम्र में, मैं दुनिया देख चुका था। ही वॉज कॉन्शियस ऑफ कि लोग इमेज क्या, देखिए एक स्टार की सबसे बड़ी मेहनत करके क्या पाता है, वो इमेज ही तो पाता है। जी। उसका प्रॉब्लम ये था कि उसको ये एक दिमाग में लगता था कि कई लोग उसकी इमेज खराब करना चाहते हैं, उसको नीचा दिखा के। और आपने देखा भी होगा, कई सारी एक्ट्रेसेस और एक्टर लोग उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं स्टेज पे और इंटरव्यूज में। कॉफी विद करण में उसको ऐसा मजाक उड़ाते थे करण जौहर साहब, जैसे कि वो कुछ है नहीं।
ओके, ये क्यों करते थे? ये एक स्मॉल टाउन मिडिल क्लास लड़के के लिए समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो छोटे शहर में लोग होते हैं, कुछ होता है दिल में तो बोल देते हैं। मैं भी तो छोटे शहर का हूँ, मैं समझता हूँ उसको, बोल देते हैं। आप भी जानती होगी, मुझे पता नहीं आप कहाँ से हैं, पर जनरली मिडिल क्लास फैमिलीज में एक लेवल पे लोग बोल देते हैं मुंह पे, अरे यार नहीं यार तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, वो गलत है, ये है वो है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इस आडंबर की नगरी में इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा और इतना ज्यादा कंपटीशन है कि जो बड़े बाप के बेटे हैं, जो लोग नेपोटिज्म से ही आगे आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो टैलेंटेड नहीं है और मुझे उससे कोई शिकायत भी नहीं है, उन्हें जो करना है करें, लेकिन अगर उनको लगता है कि कोई एक आम आदमी सामने निकल के आ रहा है तो वो उसकी टांग खींच के उसको नीचे गिराने में लग जाता है, और इसके लिए एक पीआर मशीनरी चालू हो जाती है। अभी देखिए, कंगना ने अगर बोला सुशांत का जांच होनी चाहिए, तो उसमें बाकी जो ये बी ग्रेड लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, मुझे बताइए। उनकी जांच करने के लिए तो नहीं बोला गया। वो सब लोग ग्रुप बना के, पीआर ग्रुप बना के, मार्केटिंग एजेंसी, पीआर एजेंसी को यूज करके क्यों उसके अगेंस्ट आ? इसमें सवाल उठना चाहिए, ये बहस होनी चाहिए। अगर हर चीज पे बहस होती है, अगर स्टार लोगों की शर्ट और उन लोगों के कपड़ों पे बहस होती है, उनके जो बेईमानी से लिए गए अवार्ड्स पे बहस होती है, तो इस पे बहस क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें कितने लोगों की जिंदगियां शामिल हैं। सोनू निगम बोल रहे हैं तो कैसे ही बोल रहे हैं वो। कलयुग कौशल इनामदार है, इतने बड़े मराठी के म्यूजिक डायरेक्टर, उनने अभी लिखा सुबह सुबह एक आर्टिकल, किस तरह से मूवी म्यूजिक माफिया ने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको कम से कम हजारों ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस से मिला सकता हूँ जिनकी एक एक दो दो फिल्में काफी हिट है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरी बात होती रहती है उन लोगों से, मुझे फोन करते हैं वो लोग, क्योंकि मैं उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ। तो कहते हैं सर हम नहीं बोलेंगे, आप लड़िए हमारे लिए, तो मैं उनके बिहाफ पे लड़ता हूँ। तो इस पे सवाल उठना चाहिए, बहस होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब हर चीज पे होती है, आलतू फालतू चीजों पे होती रहती है इस कंट्री में बहस, तो इतने बड़े मुद्दे पे क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सर, सवाल है। आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे रिया का नाम सामने आ रहा है बार बार कि रिया की वजह से ये हुआ, रिया ने ऐसा किया वैसा किया, आपको क्या लगता है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि रिया इज जस्ट अ पॉन, इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है, और कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ वही जिम्मेदार है। आप इस मामले पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ना तो मैं रिया को बिल्कुल जानता हूँ, मैंने उसे देखा तक नहीं है आजकल। एक्चुअली उसकी फोटोज मैंने देखी थी, उसके अलावा मैं जानता नहीं हूँ, और ना मैं शर्लॉक होम्स हूँ, ना मैं सीबीआई हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब मुंबई पुलिस से ये मामला नहीं सुलझ रहा है, और जब बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच में इतने मतभेद हो रहे हैं, तो फिर ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंप देना चाहिए? एक बाप की अगर अपील है, मेरे बेटे की मौत कैसे हुई है बताओ, और उनको अगर शक है कि उसके पैसे इधर उधर हुए हैं और उसके पीछे कोई लोग इन्वॉल्व है, तो पता लगाना चाहिए, बिल्कुल सामने आनी चाहिए बात। मैं तो कहता हूं कि बॉलीवुड का जो ये ब्लैक मनी माफिया है, बॉलीवुड का जो ड्रग माफिया है, इसकी भी बातें खुल के बाहर आनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इन सब चीजों पे होनी चाहिए। और जब एक बात खुलेगी तो जैसे कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में मेरा इंट्यूशन है कि ये जब मामला खुलेगा तो ये दूर तलक जाएगा। जी सर, आखिरी सवाल मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आपकी सुशांत से आखिरी बार कब और क्या बात हुई थी? आपने बताया जैसे गोवा में आप मिले थे, उसके बाद कभी बात हुई आपकी उनसे? नहीं, मेरी तभी हुई थी। देखिए, ऐसा है कि यहाँ सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, और अगर आप जानती हो कि मैं तो था भी नहीं। मैं शुरू में मेरी जो अगली फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, जी। उसके रिसर्च में लगातार मैं बिजी था, और मैं अमेरिका, यूके, जम्मू सब जगह ट्रेवल कर रहा था। एक्चुअली मैं 15 मार्च को शूटिंग करने जा रहा था, तो मैं काफी बिजी था। तो लेकिन मैं जब भी उसे मिलता था, एक ऐसे बात होती थी, क्योंकि मैं उसको तब से जानता था जब लोग कोई कोई लोग उसको सिर्फ एक टीवी एक्टर मानते थे। तब जब मैं फिल्म कर रहा था हेड स्टोरी, मैंने विक्रम भट्ट से कहा था कि मैं इस लड़के को साइन करना चाहता हूँ, मुझे इसकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है। तब भी यही सवाल उठा था, अरे यार टीवी वाले लोगों को कैसे साइन किया जाए, क्यों टीवी वाले को लिया जाए? और मैंने कहा मैं लूंगा तो इसी को लूंगा। लेकिन और हमने उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आप चेक किया कर सकती हैं, उनकी जो कंपनी की एएस है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसके साथ, बाकायदा उसके नाम के साथ। उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था बालाजी के साथ 1 तारीख को, तो हमने डिसाइड किया कि उसके बाद हम लोग शूट करेंगे। पर बालाजी ने फिर एक ऐसा क्लॉज कुछ कहीं से निकाला है कि नहीं नहीं नहीं, हम इसको और बढ़ा रहे हैं। वो चाहते नहीं थे कि वो फिल्म करे, और इसलिए वो फिल्म हुई नहीं। और लास्ट मिनट पे शूटिंग के चंद दिन पहले फिर ऑडिशन करके मैंने गुलशन देवैया को लिया, वो भी आउटसाइडर थे। जी। मैं तो लगातार आउटसाइडर्स के साथ काम करता हूँ। पॉली दाम भी आउटसाइडर थी, मैंने अरुणोदय सिंह को लिया, आउटसाइडर्स थे। अभी ताशकंद फाइल में मैंने अपनी हीरोइन के लिए श्वेता को लिया, बासु प्रसाद को, वो भी आउटसाइडर थी। मैं तो काम ही करता हूँ आउटसाइडर्स के साथ। मैं तो इतने चांस देता हूँ, कश्मीर फाइल्स में तो भरे पड़े आउटसाइडर्स, कश्मीरी ही लड़के हैं सारे के सारे।
तो सवाल यह है कि जो लोग डरते हैं आउटसाइडर लोगों से, उनके सवाल उठने चाहिए, बहस होनी चाहिए, दैट्स ऑल आई से। और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा, बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को, कि हम लोग इसको मुद्दा बना के इस पे बहस करें। जी सर, आखिरी सवाल मेरा ये होगा, क्योंकि सर आप इतना वोकल है हर चीज के बारे में, आप पॉलिटिशियन से भी मतलब आर्ग्यू करने में नहीं घबराते, जो बहुत लोग घबराते हैं, क्या कभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़े हैं किसी तरह के, कि आप इतने वोकल हैं एंड आप पावरफुल लोगों से भी भिड़ जाते हैं, कभी इस चीज का कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करना पड़ा? देखिए, जो आदमी को कुछ खोने का डर नहीं होता और जो आदमी झूठ नहीं बोलता, उसको दुनिया में किसी से डर नहीं लगता। डर उनको लगता है जिसको किसी से कुछ चाहिए। मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। मैं जिस तरह की फिल्में बनाना चाहता हूँ बना रहा हूँ। अगर कम पैसे होंगे तो मैं, कुछ पैसे नहीं भी होंगे तो अगर मुझे कश्मीर की कहानी बतानी है तो मैं अपने फोन पे रिकॉर्ड करके बता दूंगा। अगर फोन भी नहीं होगा तो मैं गली गली मोहल्ले जा जाके मुंह से बोल बोल के बता दूंगा। क्यों? मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। मैं इस कंपटीशन में हूं ही नहीं। दूसरी बात, मेरे दिल में सिर्फ भारत का जो यूथ है, मैं चाहता हूं जो हमारे साथ बीती वो उनके साथ ना बीते। और आप जैसे जो लड़के लड़कियां हैं, जब ये मेरी उम्र में पहुंचे तो ये गर्व से कहें हम हिंदुस्तानी हैं। किस चीज की शर्म होनी चाहिए? हम पैदा हुए, हमारे माँ बाप यहाँ के, हमारे परदादा यहाँ के, हम ही अपनी जमीन से नफरत करेंगे। और हर कोई अगर बॉलीवुड में यही प्रचार करने लगेगा कि आपको लंदन और न्यूयॉर्क जैसा बनना है, यही अरमान लेके अगर जाएंगे, उस अरमान को मैं तोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये फिल्में जो है भारत के लड़के लड़कियों के बारे में बने। कैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी फिल्मों जैसा कोई होता है क्या? आपने देखे ऐसे स्टूडेंट्स कभी अपने पास? मैंने तो कभी नहीं देखे। ये कौन से स्टूडेंट्स की कहानियां सुनाते रहते हैं हम लोग? ये झूठ मूठ खत्म होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसका मतलब है आप रामायण और महाभारत में कहानियां बनाने लगे, पर अगर आप जब एक जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो ऐसे जर्नलिस्ट लोगों के ऊपर फिल्में ना बनाइए जो भारत में होते ही नहीं। ऐसी बनाइए जो आप जैसे लोग, भारत की फिल्में भारत के बारे में होनी चाहिए। ये मेरा अरमान है। इसलिए मैं डरता नहीं हूं और इसलिए मैं लड़ता हूं, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं। मुझे, आप देखिए, मैं आपके सामने एक्सटेम्पोर बोल रहा हूं, मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती मैं क्या बोल रहा हूं। वही आदमी, जो आदमी सच बोलता है उसके सर पे कोई भार नहीं है, किसी का डर नहीं है। दूसरा, जिसको कुछ खोने का डर नहीं है, उसको दुनिया में किसी का डर नहीं है। और तीसरी आखिर में बात कहता हूं, जो एक बार जिसके ऊपर प्रहार हो चुका है, मेरे पे इतने फिजिकल अटैक हुए हैं, तरह तरह के अटैक्स हुए हैं, वो आदमी जब बच जाता है तो उस आदमी को फिर जिंदगी का भी डर नहीं होता है। इसलिए मुझे जीवन मौत का भी डर नहीं। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बुक।